वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो हमारे EMRS के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके ही जैसे होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 सीरीज स्टार्ट किए। एक डोमेन नॉलेज जो PGT बायोलॉजी को ही फोकस करेगी, क्योंकि जो हमारा डोमेन नॉलेज होता है उसमें हमारे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन आते हैं और हमारे आते हैं केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी से रिलेटेड करेंगे। फिर दूसरा, हम टीचिंग एप्टीट्यूड की PYQ की वीडियोस लेके आएंगे और ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा असाइनिंग डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे TO2 आएगा। 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। हम 2 अलग अलग टास्क दे रहे हैं 2 अलग अलग स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो किस बेसिस पे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? स्टूडेंट्स लाइक वैरायटी, क्योंकि स्टूडेंट्स को वैरायटी पसंद है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, कुछ बच्चों को नहीं पसंद होती क्योंकि उनको डर लगता है कि क्या पता हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन ना सोल्व कर पाएँ। इट प्रिवेंट्स कॉपिंग ऑफ असाइनमेंट, हाँ ये हो सकता है। और देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड एट ऑल। नो, इट कैन बी जस्टिफाइड। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर बच्चों में होगा तो हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देंगे, बट ऑब्वियसली ये असाइनमेंट को कॉपी करने से भी प्रिवेंट करता है। बट यहाँ पे स्टिक आंसर क्या रहेगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कॉमन आइडेंटिटी फॉर ग्रुप विद एन एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्पिंग इज अ हॉलमार्क ऑफ। जब हम कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं ग्रुप के लिए, तो ये कैसा एटीट्यूड है? ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? किस चीज़ के लिए हॉलमार्क का काम करेगा? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इक्वल स्टेटस इंटरेक्शन, इंडिविजुअल लर्निंग या पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। तो ये पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस पे क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप को दे रहे हैं हम, तो ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि हम कॉमन आइडेंटिटी दे रहे हैं तो वो एक दूसरे को ये सोचेंगे कि हम सेम ही हैं, हम सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। स्टडीड कैरीड आउट ऑन ट्विंस, ट्विंस पे स्टडी कैरी आउट करी गई। कंक्लूडेड एट, इससे ये कंक्लूड किया गया कि हेरिडिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन कोजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, कि बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसको कोज करने के लिए हेरिडिटी एक कॉमन फैक्टर है। द साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व इन दिस वॉज, कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ दी या फिर इस स्टडी में इन्वॉल्व थे? कौन थे? डेविड विनफील्ड। डेविड विनफील्ड इस स्टडी में इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट है इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड विच रिफ्लेक्ट्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ लर्नर। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जो लर्नर के लाइक्स और डिसलाइक्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो कौन सी स्टेट ऑफ माइंड होती है? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, मोटिवेशन या इंटेलिजेंस? ये होता है एटीट्यूड, कि बच्चे का एटीट्यूड डिफाइन करता है कि वो किस चीज़ को पसंद करेगा और किस चीज़ को वो पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट है व्हेन चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग, जब हम बच्चों को प्लानिंग में इन्वॉल्व करते हैं। इट हेल्प्स, ये किस में हेल्प करता है? टू टेक इनटू अकाउंट द वेरी लर्निंग स्टाइल ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड देयर इंडिविजुअल डिफरेंस। ये किसको हेल्प करता है कि वो अकाउंट कर सकें, टेक अकाउंट कर सकें किसका? लर्निंग स्टाइल्स का। मतलब उनको पता चल सके कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है और उनका इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। तो ये किसको हेल्प करेगा? टीचर्स को हेल्प करेगा। अगर बच्चे प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे तो टीचर को हेल्प मिलेगी ये समझने में कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है और उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन असेसमेंट, EN आएगा यहाँ पे। एन असेसमेंट इज डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट विद द सेम स्टूडेंट। एक असेसमेंट क्या कहलाएगी? अगर ये कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट अचीव कर रही है सेम स्टूडेंट के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलायबल असेसमेंट बोलेंगे। EN डैश असेसमेंट्स आर वन, ऐसी असेसमेंट विच मेजर्स, जो मेज़र करती हैं व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर, जो ये मेज़र करने के लिए प्रेरित है या इंटेंडेड है। ठीक है, तो क्या होती है ये? वैलिड, एक वैलिड असेसमेंट वो होती है जो जिसके लिए उसको मेज़र करने के लिए बनाया गया है, उसी को वो मेज़र करती है। इज सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट ऑफ डेस अचीवमेंट। क्या सक्सेसफुल प्रैक्टिस रियल टेस्ट होता है किसकी अचीवमेंट का? लर्निंग की अचीवमेंट का। टीचर का भी नहीं होता, प्रिंसिपल का भी नहीं होता, इवोल्यूशन का भी नहीं होता, लर्निंग का रियल टेस्ट होता है। इट इज़ ओपनली ऑब्जर्व डैट, ये ऑब्जर्व किया गया है, डैश इन्वॉल्व मच मोर देन मेजरमेंट। क्या इन्वॉल्व करता है? ज़्यादा
एज कम्पेयर टू मेजरमेंट। इवोल्यूशन इन्वॉल्व्स मच मोर देन मेजरमेंट। मेजरमेंट होती है जब हम फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, हाइट की, वेट की, मास की। इवोल्यूशन होता है बच्चों ने क्या सीखा है क्या नहीं। तो ओपनली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एज़ कम्पेयर टू मेजरमेंट के। गवर्नमेंट, इन्वायरमेंट, लर्निंग, ये सब चीज़ें अलग है। पर अगर हम यहाँ पे मेजरमेंट के एस्पेक्ट में देखें, कुछ मापने के एस्पेक्ट में देखें, तो बच्चों के केस में इवोल्यूशन आता है, या एजुकेशन के केस में हम देखें। एन एटीट्यूड, यहाँ पे क्या आएगा, एन एटीट्यूड ऑफ फेयर माइंडेड एप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ए कंसिडरेशन ऑफ मेंटल। इससे मतलब जो फेयर माइंडेड एप्रिसिएशन है, ठीक है, फेयर माइंडेड एप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू कैन बी ऑब्टेन किया जा सकता है थ्रू ए कंसिडरेशन ऑफ मेंटल। मेंटल क्या, मेंटल यहाँ पे मेजरमेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन। जो डूइंग एस्पेक्ट है, करना व्यवहार की किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा, ठीक है। डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन, किस में फॉल करता है, साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग। डूइंग करना, किसी काम को करना, एक्शन मतलब एक्शन लेना, तो बिहेवियर के किस एस्पेक्ट में आता है, बिहेवियर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या कॉग्निटिव डोमेन। तो ये किस में आता है, बिहेवियर डोमेन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जनरली बिगिंस इन। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, वो कौन सी स्टेज से स्टार्ट होती है, ये कौन सी किसकी स्टेज दी गई है, पियाजे ने जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेज दी है उनमें से पूछा गया है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी स्टेज से डेवलप होती है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से ये डेवलप होती है। हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो 0 से 2 साल के तक होती है। इसमें बच्चा कैसे सेंसेस के थ्रू सीखता है, जैसे भाई देखना, टच करना, सक करना, ग्रास्प करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जो माइलस्टोन है, 2 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन यहाँ पे बच्चा अचीव करता है। एक होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, पिकाबू से वो ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे सिंबॉलिक थॉट करना सीखता है। सिंबॉलिक थॉट जैसे हम बाय बाय, हाई फाई करना सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। और फिर हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है जो 2 साल से 7 साल तक चलती है। इसमें बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग करना सीख जाता है, पर इलॉजिकल होता है। मतलब यहाँ पे बच्चा सिंबल सीख जाता है, जैसे लैंग्वेज सीख जाता है, ठीक है। सिंबल्स का पता चल जाता है, ए फॉर एप्पल होती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म होता है, मतलब बच्चा अपने आप को ही सब कुछ मानता है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, सेंट्रेशन होती है उसमें, ठीक है। यहाँ पे बच्चा नॉलेज को, लर्निंग को कंजर्व नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ पे एनिज्म की फीलिंग होती है बच्चे के अंदर, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग मानता है। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल आती है 7 से 11 साल के बच्चे में, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की क्या होती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। यहाँ पे वो कंजर्वेशन आ जाती है, शेप चेंज हो सकती है, ठीक है। मतलब जैसे भाई हम छोटे गिलास में पानी डालें या बड़े गिलास में पानी डालें, वॉल्यूम सेम रहेगा, ये कंजर्वेशन का कंसेप्ट सीख जाता है बच्चा। डिसेंट्रेशन आ जाती है, बहुत सारे एस्पेक्ट पे एकदम से ध्यान दे सकता है बच्चा। सीरीज़ में लगाना सीख जाता है। 4 + 3 7, 4 + 3 7 होते हैं, ठीक है। इसी तरह 7 - 3 4 होते हैं। ये रिवर्सिबल थिंकिंग उसमें आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। चीज़ों को क्लासीफाई करना सीख जाता है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, ठीक है। मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से। फॉर्मल ऑपरेशनल हमारी आती है 12 साल के ऊपर। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चनिंग, क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चा करने लग जाता है, यहाँ पे उसका डेवलप हो जाता है ब्रेन। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ वाइगोत्सी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वुड बी। जो एग्जाम्पल है वो वाइगोत्सी का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जहाँ पे बच्चा थोड़ी स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चन सोल्व कर सके, जो अकेला नहीं सोल्व कर सकता, वो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो उसका एग्जाम्पल पूछा गया। फर्स्ट इसने बोला, अ टीचर टेल्स ए गिफ्टेड स्टूडेंट हाउ टू टेक गुड क्लास नोट सो दैट द स्टूडेंट कैन डू इवन बेटर। गुड क्लास नोट लेना से कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी नोट्स मेकिंग से, तो ये तो नहीं हो सकता। लेस कॉम्पिटेंट इज चिल्ड्रन डेवलप्ड विद हेल्प फ्रॉम देयर मोर गिफ्टेड पीयर्स। हाँ, एक लेस कॉम्पिटेंट चिल्ड्रन है, बट उसके जब पीयर्स में जो क्लासमेट्स हैं वो उसकी हेल्प करते हैं तो वो डेवलप कर जाता है,
ठीक है, वो उसकी नॉलेज डेवलप कर जाती है, वो क्वेश्चन सोल्व करने लग जाता है। तो ये क्या है, हमारा जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ नॉलेजेबल टाइप प्रपोज्ड बाय पियाजे। पियाजे के थ्रू नॉलेजेबल टाइप इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पे कौन सा नहीं है, फिजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, सोशल। तो कौन सा नहीं है, सोशल नहीं है, क्योंकि नॉलेजेबल टाइप पियाजे के अकॉर्डिंग फिजिकल भी होता है, लॉजिकल, मैथमेटिक भी होता है, लिंग्विस्टिक भी होता है। वो लैंग्वेज की बात भी करते हैं, सोशल की बात नहीं करते। सोशल की बात वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इज दैट ऑफ। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब है कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, ऐसा रोल मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरह रोल होता है कि इंस्ट्रक्शन का, तो वो इंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो एक फैसिलिटेटर होता है, क्योंकि वो बच्चे को हेल्प करता है वो प्रॉब्लम सोल्व करने में जो वो अकेला नहीं सोल्व कर सकता। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चेंजेस द एग्जिस्टिंग स्कीमा। स्कीमा क्या होते हैं, नॉलेज के बंडल्स जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बंडल्स। ठीक है, ये टर्म किसने दी है, पियाजे ने दी है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजेस द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। इसको क्या बोला जाता है, जब हम नई इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करके चेंज कर लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास को, इसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अ चाइल्ड डिमांड्स इंसेंटिव फॉर डूइंग सर्टेन हाउस होल्ड वर्क। एक बच्चा है वो इंसेंटिव की डिमांड करता है घर के काम करने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरलिटी इन दिस रिलेटेड टू। कोलबर्ग की स्टेज है जो, मतलब कोलबर्ग ने डिफरेंट स्टेजेस दी हैं मॉरलिटी की, मॉरल डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस दी हैं। तो कौन सी स्टेज इसके बारे में बात करती है, कौन सी स्टेज करती है, स्टेज 2 करती है। कोलबर्ग ने क्या दी है, हमारी 3 लेवल्स की बात करी है मॉरल डेवलपमेंट की, जिसको हम यहाँ पे 6 स्टेजेस में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो लेवल 1 जो होता है ये होता है प्री कन्वेंशनल। ये प्री कन्वेंशनल होता है, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी से रिलेटेड है। जो 9 साल तक के बच्चे हैं वो इस स्टेज में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है कन्वेंशनल। एक होता है प्री कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल मोरलिटी जिसमें एडोलसेंस पीरियड आता है हमारा, और एक होता है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 लेवल होते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको समझते हैं क्या होते हैं। पहला है हमारा प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल होता है जो 9 साल तक के बच्चों के लिए होता है। जो हमारा फर्स्ट लेवल है जिसमें हम प्री कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं, इसमें मोरलिटी जो मोरल कंसेप्ट है उसकी डेवलपमेंट इस बेसिस पे होती है कि बच्चा भाई यहाँ पे पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है और रिवॉर्ड लेना चाहता है। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस आती हैं। एक स्टेज आती है यहाँ पे ओबीडेंस, एक आती है ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। पनिशमेंट ओरिएंटेशन मतलब मैं रूल को फॉलो करूँगा, बच्चा ऐसे सोचता है कि मैं सारे रूल्स जो भी बनाए गए हैं वो फॉलो करने, अदरवाइज़ क्या होगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो वो ओबे करता है, उसको वो राइट रॉन्ग मतलब चीज़ों का पता होता है। जैसे बच्चा कुछ भी चुराता नहीं है, जैसे बच्चा बिस्किट नहीं चुराएगा घर से क्योंकि उसको लगता है कि मम्मी क्या करेगी, गुस्सा करेगी। तो वो ओबीडेंस को शो कर रहा है, यहाँ पे मम्मी की आज्ञा का पालन कर रहा है कि बिस्किट नहीं चुराने, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ओबीडेंस एंड पनिशमेंट वाला यहाँ पे आता है एक स्टेज। दूसरा होता है इंडिविजुअलिज्म वाली स्टेज। इंडिविजुअलिज्म मतलब इंस्ट्रक्शनल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, मतलब अगर मैं कुछ करूँगा तो मेरे को कुछ मिलेगा रिटर्न में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, मतलब अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। ठीक है, जैसे अपना बच्चा मतलब बच्चा अपना टॉय किसी ऐसे बच्चे के साथ शेयर करेगा जो उसके साथ भी टॉय शेयर कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, तू मेरे हेल्प करेगा तो मैं तेरी हेल्प करूँगा, तू मेरे साथ खेलेगा तो मैं तेरे साथ खेलूँगा। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को यहाँ पे बच्चा ध्यान में रखता है, सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। दूसरा लेवल है हमारा कन्वेंशनल का, जिसमें एडोलसेंस और एडल्ट वाली स्टेज आ जाती है। यहाँ पे मोरल कंसेप्ट की डेवलपमेंट इस बेसिस पे होती है कि सोसाइटी उस चीज़ को अप्रूव कर रही है या नहीं कर रही है जो भी बच्चा कर रहा है। ठीक है, या फिर जो रूल बनाए हैं गवर्नमेंट ने उनको फॉलो करो, मतलब ऑर्डर को मेंटेन करो। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस में कन्वेंशनल स्टेज को क्लासीफाई किया गया है। एक होती है गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। गुड गर्ल ओरिएंटेशन ये हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बच्चा चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि सब सोचें कि मैं अच्छा इंसान हूँ या अच्छी गर्ल हूँ या अच्छा बॉय हूँ। ठीक है, यहाँ पे
इम्पोर्टेंस होती है अच्छा बनने की, दूसरों को खुश करने की, लॉयल्टी दिखाने की। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो अपने फ्रेंड की हेल्प करता है ताकि दूसरे स्टूडेंट या दूसरे बच्चे ये सोचे कि वो हेल्पफुल है, तो यहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल के कंसेप्ट को बच्चे फॉलो करते हैं। दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें क्या है, रूल्स एंड लॉ मस्ट हैं उनको फॉलो करना ताकि सोशल ऑर्डर बनाया जा सके। तो यहाँ पे बच्चे ड्यूटी पे फोकस करते हैं, किसी को प्रिंसिपल बना, सॉरी किसी को मॉनिटर बना दिया तो बच्चे क्या करेंगे, पूरा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करेंगे, सबको बोलेंगे, ठीक है। जैसे ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल की बात करते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल में भी हमारी 3 स्टेजेस आती हैं, सॉरी 2 स्टेजेस आती हैं। यहाँ पे जो हमारा थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल का, यहाँ पे कुछ एडल्ट्स तो इस स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाते। यहाँ पे मोरल कंसेप्ट की डेवलपमेंट इस बेसिस पे होती है कि पर्सनल कॉन्साइंस, मतलब हमारे पर्सनल क्या ओपिनियन है, ठीक है, और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके बेसिस पे मोरल डेवलपमेंट होती है बच्चे की। जैसे यहाँ पे 2 स्टेज आती है, एक आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, एक आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि रूल्स इम्पोर्टेंट है बट लोगों का राइट है, ठीक है, कि वो कुछ चीज़ें फॉलो करें या नहीं करें, मतलब ह्यूमन राइट्स भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और लोगों की और वेलफेयर भी इम्पोर्टेंट है। मतलब लोगों का वेलफेयर और ह्यूमन राइट पहले आते हैं, बाद में रूल्स आते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि लॉज आर फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब यहाँ पे लॉज को जस्टिस के बेसिस पे, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे फॉलो किया जाएगा। जैसे हम कोई लॉ तोड़ सकते हैं अगर उससे किसी की जान बच जाए, तो ये क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स बच्चे फॉलो करते हैं। जस्टिस, इक्वलिटी की डेफिनेशन किसी के लिए अलग हो सकती है, डिग्निटी की डेफिनेशन अलग हो सकती है। जैसे गांधी ने यहाँ पे अहिंसा को फॉलो किया, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का। तो मोरलिटी यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे इंसेंटिव की वो डिमांड करता है, तो ये कौन सी स्टेज होगी, स्टेज 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है कि कोई मेरे साथ चीज़ें शेयर करेगा तो मैं करूँगा, मैं घर का काम तभी करूँगा जब मेरे से उसको कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे है गिविंग असाइनमेंट्स विच स्टूडेंट कैन नॉट डू ऑन देयर ओन बट कैन डू विद सम हेल्प, ये तो है एग्जाम्पल, ठीक है। मोर नॉलेजेबल वन की हेल्प से बच्चा सोल्व करेगा प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्ट, स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्ट हमारे ओलंपियाड वगैरह में किए जाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। नोट पूछा है, अदरवाइज गिफ्टेड स्टूडेंट बिंग टोल्ड अबाउट द करेक्ट वे ऑफ टेकिंग नोट्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ये गलत है स्पेलिंग, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू डैश द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए क्या करने की, जिससे वो एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ जी सकें स्कूल के अंदर। तो उनको एक्सपीरियंस देना चाहिए, शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करवा के, करिकुलर एक्टिविटी, कुछ कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करवा के, गेम्स जो है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवा के उनको ऐसे एक्सपीरियंस देने चाहिए ताकि वो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ सके। नेक्स्ट है सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इवोल्व्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डैश मेथड। सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रैक्टिस इवोल्व हुई है, किसकी एप्लीकेशन से इवोल्व हुई है, साइंटिफिक मेथड्स की एप्लीकेशन से इवोल्व हुई है। नेक्स्ट है इन ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न। एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में बच्चे सीखते हैं फ्रॉम द टीचर, इंडिविजुअली इन ग्रुप्स, इंडिविजुअली एंड ग्रुप्स, दोनों चीज़ों में सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को हम किस बेसिस पे जस्टिफाई कर सकते हैं, चिल्ड्रन नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम,
नहीं, हमेशा उनको नहीं पता होता जब तक वो हमारा अच्छे से हाइपोथेटिकल थिंकिंग में नहीं आ जाते, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में नहीं आ जाते, लॉजिकल थिंकिंग में नहीं आ जाते, तो उनको नहीं पता होता कि उनके लिए क्या बेस्ट है। चिल्ड्रन हैव राइट टू डिसाइड अबाउट एजुकेशन, नो। अगर उनको एजुकेशन का बोला जाएगा कि डिसाइड करो तो बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। चिल्ड्रन हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस, येस। जस्टिफाई कर सकते हैं हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उनके नीड्स अलग होती है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। येस, ऑल चिल्ड्रंस आर इक्वल, बट यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बिहाफ पे देखें तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इन लर्नर सेंटर अप्रोच द टीचर प्लेस, टीचर कौन सा रोल प्ले करता है, प्लेस आएगा यहाँ पे, कौन सा रोल प्ले करता है, एक्टिव रोल, पैसिव रोल, डिटैच्ड रोल, डोमिनेंट रोल। तो उसका एक्टिव रोल होता है, वो एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा लर्नर सेंटर अप्रोच में। नेक्स्ट इन द टीचर सेंटर अप्रोच ऑफ एजुकेशन डिसिप्लिन इज, डिसिप्लिन क्या है, इम्पोज किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे थोपा जाता है। नेक्स्ट है डैश इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, कौन सी इनमें से एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकती है इंस्ट्रक्शनल अप्रोच की, डेट एम्ब्रेसेस द नीड्स ऑफ एकेडमिकली डाइवर्स पॉपुलेशन, जो फुलफिल करेगी नीड्स किसकी, एकेडमिकली डाइवर्स पॉपुलेशन की, जो बच्चों की पॉपुलेशन है, इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड और हु हैव डिसेबिलिटीज़, इन ऐसे स्टूडेंट्स में जो या तो गिफ्टेड हो या फिर वो क्या हो, डिसेबल हूँ। तो कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है, मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। तो जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो सुटेबल हो गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए भी, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है इन योर क्लास, in your class you find that some student cannot understand a topic because of the wide gap in their previous knowledge that you do। तो आप क्या करो, वाइड गैप कैसे आ सकता है, जैसे टीचर ने कोई कंसेप्ट सिखाया और बच्चे किस पे चले गए, समर वेकेशन पे चले गए, तो बच्चों में क्या आ गया, वाइड गैप आ गया, बच्चों को क्या होगा, भूल जाएंगे बच्चे। तो अगर प्रीवियस नॉलेज जो उन्होंने सीखी थी उसमें वाइड गैप आ गया, बहुत बड़ा गैप आ गया, तो बच्चे अगर उस नॉलेज को याद नहीं कर पा रहे तो टीचर को क्या करना चाहिए, अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस टू हेल्प देम, और यहाँ पे क्या है, आस्क दी पेरेंट्स होगा, यहाँ पे आस्क दी पेरेंट्स टू अरेंज हेल्प एट होम, कंटिन्यू विद योर क्लासेस और सीक प्रिंसिपल्स हेल्प। प्रिंसिपल कुछ नहीं कर पाएगा, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे तो पीछे वाला भूल चुके हैं बच्चे, उनका कुछ मतलब नहीं होगा। पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते जो बच्चों को वो टॉपिक पढ़ाएं, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स भी नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस को अरेंज करेंगे उनकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन हैव बिकम इनअटेंटिव, इनअटेंटिव आएगा, ये दोनों सेम, इनअटेंटिव इन द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोर अप्रोप्रिएट टू रीगेन देयर अटेंशन। छोटे बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन हैं, वो अटेंशन पे नहीं कर पा रहे क्लास में, तो टीचर को क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, अ ब्रीफ फिजिकल एक्टिविटी, सस्पेंडिंग द क्लास फॉर दैट पीरियड, आस्क द चिल्ड्रन टू बी अटेंटिव, सेंडिंग द क्लास आउट फॉर गेम्स, ठीक है, गेम्स के लिए भेजा तो बच्चों को मजे आ जाएंगे, ठीक है, आस्क द चिल्ड्रन टू बी अटेंटिव तो बच्चे थोड़ी 1-2 मिनट अटेंटिव रहेंगे, उसके बाद फिर वो स्लगिश हो जाएंगे। सस्पेंड करना ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे बच्चों को क्लैपिंग करवा दी एकदम से, तो उनका क्या हो जाता है, नींद आ रही है किसी बच्चे को या फिर वो इनअटेंटिव हो रहे हैं तो अटेंशन आ जाती है और फिर दोबारा से लेक्चर स्टार्ट किया जा सकता है। गेम करेंगे तो गेम भी एक फिजिकल एक्टिविटी है बट वो ब्रीफ में नहीं है, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा और हमारे पास हमारा लेक्चर चला जाएगा, फिर दूसरा लेक्चर आएगा, मतलब स्कूल के हिसाब से देखें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है राज इज एक्सट्रीमली अनविलिंग टू शेयर एंड प्रीफर सोलिटरी एक्टिविटी, दिस इंडिकेट्स दैट ही इज, राज बहुत ही ज़्यादा अनविलिंग है, अनिच्छुक है शेयर करने के लिए और प्रेफर करने के लिए सोलिटरी एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है। दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है कि वो क्या है, ठीक है, सोलिटरी एक्टिविटी नहीं कर सकता वो, सोलिटरी का मतलब क्या है, एकांत में जब उसको एक्टिविटी करवाए तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा क्यों है, वो एक पॉपुलर चाइल्ड है, वो एक रिजेक्टेड चाइल्ड है, जेलस चाइल्ड है, हैप्पी चाइल्ड, वो एक रिजेक्टेड चाइल्ड है, इस वजह से वो अकेला एक्टिविटी नहीं करना पसंद करता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता इसलिए मेरे को अकेला छोड़ दे, तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा करने में। ए टीचर शुड हैव, क्या होना चाहिए टीचर के पास, नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड, यस, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे
कितनी एज के हैं, उनका मतलब उनकी मेंटल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, उनका नॉलेज गेन करने का क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब बच्चे कितने लेवल तक सीख सकते हैं, कहाँ तक मैं उनको पढ़ाऊँ, कहाँ तक नहीं पढ़ाऊँ, एक क्वेश्चन बहुत रहेगा, 2 क्वेश्चन करवाना बहुत रहेगा। तो ये सारी चीज़ों में अगर टीचर ट्रेन है तो वो क्या है, हमारा एक गुड टीचर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेसन प्लान। लेसन प्लान का सेंटर पॉइंट क्या होता है, स्टूडेंट होते हैं, टीचर प्रिंसिपल नहीं होते, स्टूडेंट होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एम ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में जब हम ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं तो क्या करते हैं, वर्कलोड को, टीचर के वर्कलोड को कम करना चाहते हैं, नहीं, टू मेक मोस्ट चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द लर्निंग। यस, हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो डरते हैं या जो इंट्रोवर्ट हैं या जो थोड़े ही पीछे रह जाते हैं, जिनका जो कम सीख पाते हैं, उनको पार्टिसिपेट करवाना लर्निंग में हमारा मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट है, विच principle states the best learning takes place when the teacher is successful in arousing the interest of student। कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल है जो बेस्ट ये एक्सप्लेन करता है कि लर्निंग जब होती है जब टीचर जो है वो सक्सेसफुली बच्चों को अराउज करता है, उनके इंटरेस्ट को अराउज करता है। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अराउजल का प्रिंसिपल आ रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है टीचर बच्चों के इंटरेस्ट को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द लीस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू स्टार्ट, क्या स्टार्ट करने की, ए डे, यहाँ पे ए डे आएगा, ए डे इन स्कूल। एक स्कूल में स्कूल का डे शुरू कर रहे हैं हम, तो सुबह सुबह हम कौन सी एक्टिविटी हमें नहीं करवानी चाहिए, ये पूछा गया है। क्विज नहीं करवाना चाहिए, असेंबली, गिविंग होमवर्क और फिजिकल वर्क, तो ऑब्वियसली हम होमवर्क नहीं देंगे क्योंकि ये तो हम डे के एंड पे देते हैं। नेक्स्ट है, 7 ईयर ओल्ड स्टूडेंट इज अनेबल टू रीड एज पर द क्लास लेवल, क्लास लेवल के अकॉर्डिंग वो नहीं पढ़ पा रहा है, द टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए, give him reading exercise of a lower level, inform the parents, detain him in the same class, no, ये भी सही नहीं है, मतलब हाँ इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो घर पे भी उसको रीडिंग करवाएं, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द कोज विद एक्सपर्ट हेल्प, कोज क्या, हमें पता है कि वो 7th क्लास की मतलब टेक्स्ट बुक्स को रीड नहीं कर पा रहा है, पर लोअर क्लास की टेक्स्ट बुक को रीड कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको रीडिंग एक्सरसाइज देंगे लोअर लेवल की, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट अनरिलायबल प्रिडिक्टर ऑफ लेवल ऑफ चाइल्ड एजुकेशनल अचीवमेंट, कौन सा इनमें से अनरिलायबल प्रिडिक्टर है बच्चे की एजुकेशनल अचीवमेंट के लेवल के एस्पेक्ट में, अगर हम देखें तो कौन सा इनमें अनरिलायबल है, बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट, क्लास बिहेवियर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हाइट एंड वेट ऑफ चाइल्ड, तो कौन सा अनरिलायबल प्रिडिक्टर है, हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड। एजुकेशनल अचीवमेंट में हाइट और वेट इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, बैकग्राउंड करता है, क्लास का बिहेवियर करता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस करता है, तीनों फैक्टर करते हैं, बट हाइट और वेट नहीं करता, ठीक है।